नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। अपनी फंडामेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, दर्पण पढ़ चुके हैं, प्रकाश पढ़ चुके हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है उत्तल दर्पण। इसमें बताएंगे कि इसमें प्रतिबिंब बनता कैसा है और इसका हमारी लाइफ में क्या योगदान है। तो देखिए, हेडिंग क्या हमारे पास है, उत्तल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, अब देखिए, एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो। एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और जो परावर्तक तल हो वो उभरा हुआ हो, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, जो रेखा दर्पण के केंद्र से जाती है उसको बोलते हैं ध्रुव। तो शर्त नंबर पहले क्या है, हम शर्त नंबर पहली है कि जब वस्तु कहाँ पर रखो, जब वस्तु अनंत पर, कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित हो। आपको यदि याद होगा, हमने कहा था जब भी कोई वस्तु कहाँ स्थित होती है, दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर, तो क्या होता है, जो किरणें आएंगी वस्तु से वो कैसी आएंगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है हमारी, ये है हमारी मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगा, ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात तो क्या होंगी, ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका फोकस पर, ये फोकस पे बनेगा। ओके, और क्या होगा, ये आपका बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार, या हम कहें बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये सीधा बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। चौथा पॉइंट है, ये आपका आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। इसका मतलब जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। ये आपकी फोकस है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हम लोग। ये वक्रता केंद्र है, ये क्या होता है, जिस दर्पण का ये हिस्सा है उसका केंद्र होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। अगला केस है हमारे पास, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और ध्रुव के मध्य रखी हो, यानी वस्तु थोड़ी सी ध्रुव के पास होगी, है ना, कहाँ पर होगी, ध्रुव के पास। तो हम जानते हैं जब वस्तु ध्रुव के पास होगी तो जो एक किरण होगी वो कैसी होगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, यानी वस्तु रखी हुई इस तरह से। तो ये ए बी वस्तु हमारी है और इससे आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। देखो ऐसे एक नियम था, यदि कोई किरण कहाँ से पास हो, वक्रता केंद्र पर पास हो तो वक्रता केंद्र से ही वापस, अर्थात देखिए, या वापस होती है या वापस आती हुई प्रतीत होती है। अब जहां पर प्रकाश की किरणें दो कट करती हैं वहां पर बनता है इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा, देखो इसका ए डैश और ये होगा बी डैश, राइट। अब देखो, ये प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस और, फोकस को बोलते हैं ए, फोकस और ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य, फोकस और ध्रुव के मध्य प्रतिबिंब बनता है ये। ठीक है, अब देखिए कैसा होगा,
अभी भी छोटा होगा। कैसा होगा ये? छोटा बनेगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा ये वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, सीधा बनता है और आभासी बनता है ना। ये क्या है हमारा? ये शर्त नंबर दूसरी है। देखिए यहाँ पर जहां पर ये कट करता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ए नीचे था तो ए नीचे, बी ऊपर तो बी ऊपर, तो ये बी डैश और ए डैश। ये क्या है इसका? ये आपका आभासी प्रतिबिंब है। किसके द्वारा? ये उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो ये दो शर्तें होती हैं जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। सीधा बनता है और आभासी बनता है और फोकस पर बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग, इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है, इसमें ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? देखिए पहली बात करें हम लोग, पहला पॉइंट क्या हमारा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। इसका उपयोग नंबर वन क्या है? देखिए जो होते हैं वाहन, वाहन यानी वाहनों की किसमें? हेडलाइट में। हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट क्या होती है? हेडलाइट में करते हैं इसका इस्तेमाल। कैसे करते हैं? देखिए जो हमारा वाहन होता है उसकी जो हेडलाइट इस शेप की होती है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होती है पॉलिश, इसकी और पॉलिश होती है, और इसके फोकस पे क्या होता है? उसका बल्ब लगा होता है। इससे क्या होता है? प्रकाश की कोई भी किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। यदि आपको याद हो, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से गुजरती है तो क्या परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका एक इस्तेमाल तो यहाँ है। देखिए दूसरा यूज है, जो आपके नाक, कान और गला, नाक कान गला वाले डॉक्टर जो होते हैं वो भी करते क्या है? नाक कान गला वाले डॉक्टर भी आपके अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो हमारी होती है सर्च लाइट, इसको बोलते हैं सर्च लाइट। जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट, सर्च लाइट बोले या फिर इसको बोले टॉर्च। टॉर्च सेम है, इसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं देखो उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण, अब देखिए इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या होता है? देखो स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है जो लाइट हमारे गली मोहल्ले में लगी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। अब देखो उसका क्या होता है? उसमें जो दर्पण लगा होता है वो इस आकार का होता है, मतलब यहाँ पर पॉलिश होती है और यहाँ पर कोई बल्ब लगा होता है, बल्ब। अब देखो जैसे ही बल्ब पड़े क्या, तो ये रोशनी पूरे एरिया में फैल जाती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। मतलब क्या है? अधिक एरिया में प्रकाश को फैलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब जैसे होते हैं वाहन, वाहन में क्या होता है? जो ड्राइवर साहब बैठे होते हैं उसके बगल वाले शीशे में क्या होता है? ड्राइवर, ड्राई ड्राइवर वाले, ड्राइवर के बगल वाले, ड्राइवर के बगल वाला जो दर्पण होता है वो किसका होता है? वो दर्पण भी हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्यों? इसका काम क्या है? जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? एक तो सीधा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है और छोटा बनता है। अब पीछे जो वाहन है वो बहुत बड़ा वाहन होता है, उसका पूरा प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? छोटे से दर्पण में। इस प्रकार हम लोग इनका अनुप्रयोग करते हैं डेली लाइफ में। कहाँ कहाँ? स्ट्रीट लाइट में, है ना, ड्राइवर वाले बगल वाले दर्पण में, और कहाँ करते हैं हम लोग? ठीक है, ये इनके उपयोग हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको
गोलीय दर्पण के चिन्ह प्रॉपर्टी, साइन कन्वेंशन से बोलते हैं। साइन किस प्रकार लगाएं, समस्या बच्चों को यहाँ पर आती है, साइन का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, यदि आपको याद है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास दर्पण है दो। पहला कौन सा है, पहला है आपका अवतल दर्पण, देखो ये रहा आपका अवतल दर्पण। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश होती है, इसके बाहर वाले भाग पे। अब देखिए, ये होती है मुख्य अक्ष, क्या नाम है इसका, इसकी होती है मुख्य अक्ष, है ना। सेम इसमें भी होता है इस तरह से। अब देखो, ये होता है ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र। इसके अंदर क्या होगा, एक ध्रुव होगा और एक वक्रता केंद्र होगा, राइट। अब जितनी भी दूरियां हम लोग मापते हैं वो मापते हैं फोकस, वो मापते हैं ध्रुव से। देखिए ध्रुव से, ये रहा ध्रुव हमारा, ठीक है। इसके जो पीछे दूरियां मापेंगे वो सारी होंगी निगेटिव, ठीक है। और इसकी जो आगे वाला हिस्से की दूरियां होंगी वो होंगी पॉजिटिव। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी दूरी नापेंगे हम लोग वो नापेंगे पॉजिटिव, और इसकी जो नीचे नापेंगे वो मापेंगे हम लोग निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। सेम इसमें देखिए, मुख्य ये आपका क्या है, ये है ध्रुव। ध्रुव से ही सारी दूरी नापते हैं। वस्तु यहाँ रखी है तो वो किस में होगी, निगेटिव में मापेंगे। यदि वस्तु कहाँ है, यदि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो इसकी दूरियां मापें हम लोग, तो ये मापेंगे हम लोग पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इस प्रकार हम लोग चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझे आप लोग, इस प्रकार हम लोग चिन्हों का शो नहीं होता क्या हो, पॉज हो जाए। देखिए, अब हम पढ़ाएंगे आपको क्या, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है रेडियस, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हम लोग मापते हैं कहाँ से, ये ध्रुव से लेकर सी तक की दूरी होती है, और ये होती है फोकस दूरी, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। अब ये फोकस दूरी और इन दूरी के बीच की दूरियां बराबर होती है, मतलब क्या सी एफ और एफ पी ये बराबर होती है। तो जितना एफ दूरी ये भी है तो एफ दूरी ये भी होगी। तो हमने क्या करा, तो सी एफ होगा प्लस एफ पी होगा, यही हमारी क्या है, वक्र त्रिज्या की दूरी है, मतलब इसका मान आर है। ये दोनों सेम सेम है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो ये आर हो गया। तो दो एफ इक्वल टू आर, तो एफ बराबर क्या होगा, आर बाई टू। अर्थात इससे मालूम पड़ता है जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये मध्य बिंदु है, ये दूरी बराबर है इसके। सेम इसमें हम लोग इस प्रकार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अगला पॉइंट है हमारा दर्पण सूत्र। क्या पॉइंट है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखो, अब हमें जहां वस्तु रखी होती है उसकी लंबाई, प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई और फोकस के बीच संबंध। तो क्लास 10th में केवल हमारे पास इतना ही पढ़ने को है, दर्पण सूत्र। ये कैसे ड्राइव होता है, ये कैसे निकल के आया है, इसका जो निकाय है वो प्रूफ है, वो क्लास 12 में पढ़ना होगा आप लोगों को। अभी केवल हम लोग इतना पढ़ना है, ये क्या है, 1/f फोकस दूरी होती है, 1/v ये आपके प्रतिबिंब बनता है वहां की दूरी है, और 1/v जहां वस्तु रखी हुई है। जहां देखिए क्या, जहां f क्या है, f आपकी फोकस दूरी है। कैसी दूरी है, फोकस दूरी है, ठीक है। अब देखिए, और v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। किससे दूरी, ध्रुव, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और देखिए u क्या है, u है ध्रुव से वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की
दूरी, है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये क्या है, अब देखिए कुछ बातें विशेष है, नोट करने वाली बात है। जैसे हम बोलें, अगर आपको केवल अंडरस्टूड क्या है, ये जो फोकस होगा ये इस ओर लाई करेगा, मतलब ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड। तो नोट करके लिख लीजिए वहां पर, क्या, जो अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल और ये दर्पण, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी, यहाँ बताया था साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जब भी दूरी ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड मापते हैं तो निगेटिव आती है। अगर हम बात करें किसकी, उत्तल दर्पण की, उत्तल और ये दर्पण, इसमें क्या होता है, जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है पॉजिटिव, देखिए, क्योंकि हम अब दूरी हम इस ओर माप रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, चाहे वो दे अथवा ना दे। लेकिन आपको जब भी नाम दे देगा अवतल दर्पण तो उसको फोकस नेगेटिव में मानना है, जब भी नाम दे उत्तल दर्पण तो आपको फोकस पॉजिटिव मानना है। यदि नेगेटिव दे रखा है समझो क्या दर्पण कौन सा है, ये आपका अवतल दर्पण है। यदि पॉजिटिव दिया है तो कौन दर्पण है, ये तो आपका उत्तल दर्पण है। ये हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन या आवर्धन क्षमता। इसका मतलब होता है कि जो हमारी वस्तु रखी है उसके रिस्पेक्ट में, संदर्भ में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो इसको दिखाते हैं हम लोग एम से। अब देखिए, जो आवर्धन होता है वो एम होता है। इसमें क्या होता है, ये लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई क्या होगी, ये प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन में क्या आएगी, ये वस्तु की लंबाई, या इसको बिंब भी बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, वस्तु की लंबाई। ये क्या होता है, आवर्धन। अब देखिए इसको दिखाते हैं इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब की इमेज ओ, ये होता है ऑब्जेक्ट। और चाहे इसमें दिखाते कभी एच डैश अपॉन एच, या यहाँ दिखाते हैं वी अपॉन यू। ये तीनों मान, चाहे आई ओ, एच डैश एच या वी अपॉन यू, ये सभी अगर वैल्यू हमें पता हो इनमें से कोई, तो हम उसका आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि आवर्धन क्या होता है, यदि आपको याद हो, यदि प्रतिबिंब कब बड़ा बनेगा फिर छोटा बनेगा, है ना, और इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ऊंचाई बटे ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, कोई मात्रक नहीं होगा, यानी लंबाई बटे लंबाई का मात्रक क्या होगा, कोई मात्रक, यानी इसमें कोई मात्रक नहीं होगा। ये कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है, ठीक है, समझिए आप। देखिए नोट करिए यहाँ पर, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो एक होता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये होता है समतल दर्पण का आवर्धन, ठीक है। यहाँ देखिए एम बराबर, देखिए एक आपको क्वेश्चन बताते हैं आप, यहाँ लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो जो हमें दिया जाए तो वो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया क्या है, इसमें दिया है, क्या दिया, देखिए यहाँ पर ये दे रखा वक्रता त्रिज्या दे रखी है, यानी आर। हमें पता है दर्पण हमारा है अवतल, तो आर का मान होगा निगेटिव, कैसा मान होगा, निगेटिव, ठीक है ना। अब हमें निकालना है एफ, एफ क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। एफ का मान निकालेंगे 20/2 इक्वल करता है माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये क्या रहा हमारा, ये आ गई फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी है ये, आपके अवतल दर्पण की। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, यानी वस्तु रखी हुई है, तो ये है यू का मान, कितना मान है इसका, यू का मान -15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी, निकालना है वी, निकालना है, ठीक है। तो वी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अब हम लगाएंगे दर्पण फार्मूला, यानी दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे हम लोग, दर्पण सूत्र, ओके। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
ये क्या है हमारा दर्पण सूत्र है। यहाँ पर इसका मान दिया माइनस का 10, ये माइनस का 10 है, 1/v निकालना है और 1/, कितना होगा ये 15 होगा माइनस का। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि वस्तु रखी है। v का मान निकालना है, इस पे यहाँ लेके आते हैं। तो 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। अब देखिए ले लें एलसीएम इसका, 30 इसका एलसीएम आएगा, यहाँ 3 टाइम्स गया, 3 बार गया, ये प्लस का 2 हो गया, इक्वल टू -1/30। तो ये 1/v का मान है, v की वैल्यू कितनी होगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए आप। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, है ना। देखिए एक सवाल दे रखा है यहाँ पर, उत्तल दर्पण से बोल रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यानी m का मान दे रखा है 1/2, उसकी लंबाई है उसकी आधी बन रही है तो दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो दर्पण कैसा है हमारा उत्तल, तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव में आएगी। अब देखिए क्या दिया यहाँ पर, ये है u मतलब वस्तु की लंबाई है कहाँ से, दर्पण से, तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगी तो माइनस आएगा। m बराबर रखा है 1, हम पहले पढ़ चुके क्या होता है m का मान होता है 1v/u, 1/2 दे रखा है, v का मान निकालना है, u का मान दिया है 25 दे रखा है यहाँ पर u का मान, तो 25 रखा है u का मान बटे u, ये v आ गया। तो इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ, यानी हमें v का मान निकालना है, तो v कितना होगा 25, ये यहाँ आ जाएगा और 2 अपॉन नीचे होगा 25/2। तो ये f को हमें गेन निकालना है। तो क्या दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसका मान दे रखा है 25/2, 2 पर पहुंच गया, क्या होगा माइनस का होगा 20/25, यहाँ लगे एलसीएम 25, तो 2 - 1 कितना आएगा, बचेगा 1 और 25/25, एफ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।